गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोगों ने साइकेट्रिक मेडिकेशंस में क्या क्या पढ़ा है। पहले हम लोगों ने पढ़ा एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा एंटी डिप्रेसेंट, फिर हम लोगों ने पढ़ा एंटी मैनिक ड्रग्स, और अब लास्ट में जो हमारी ड्रग्स बचती हैं वो कौन सी ड्रग्स बचती हैं? एंटी एंजाइटिक, एंजियोलाइटिक और माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। अब देखना ध्यान से डियर स्टूडेंट्स कि मैंने लिखा एंटी एंजाइटिक। एंटी एंजाइटिक मतलब ऐसी मेडिकेशंस जो कहाँ पर यूज होती हों? टू ट्रीट एंजाइटी, टू ट्रीट एंजाइटी, ठीक है, जो एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज होती हूँ। दूसरा ध्यान से देखना है एंजियोलाइटिक मतलब क्या होता है? जो मूवमेंट को क्या करती हो? कंट्रोल करेंगी। मूवमेंट को, किसकी? बॉडी की मूवमेंट को क्या करेंगी? ये रिलैक्स करेंगी, ठीक है। माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब क्या है? देखो मैंने एक जगह लिखा था मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब मैंने क्या बताया था? कौन सी मेडिकेशंस को बोला जाता है? एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस को बोला जाता है, जो क्या करते हैं? जो साइकोटिक प्रॉब्लम है, जो मोर सीवियर डिजीज है, जिसको ट्रीट करना थोड़ा टफ होता है, थोड़ा मुश्किल होता है साइकेट्रिक फील्ड में, लेकिन एंजाइटी क्या है? इसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला इन मेडिकेशंस को? माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स टू ट्रीट एंजाइटी। तो सबसे पहला क्या बोला मैंने? इसका यूज क्या है? टू ट्रीट एंजाइटी। इतना से याद रखना, बाकी इसके यूजेस को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो एंजाइटी एक डिसऑर्डर है, इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी होती क्या है? अनईजीनेस होती है। ये क्या होती है? अनईजीनेस। किसकी वजह से? अपकमिंग प्रॉब्लम्स की वजह से। अपकमिंग नॉन प्रॉब्लम्स, अपकमिंग नॉन प्रॉब्लम्स। देखो क्या मतलब है एंजाइटी का। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी फैमिली में कोई क्या है, किसी को डिजीज कंडीशन, किसी को सीवियर क्या है? इलनेस है। या फॉर एग्जाम्पल दूसरे हम लोग कंडीशंस ले लेते हैं कि किसी का कल प्रैक्टिकल है या फिर एग्जाम है। अब हम क्या है, उस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? अपने माइंड पे ओवरवेल्म करके, ओवर थिंकिंग करके क्या करते हैं? उस आने वाले टाइम पे खुद को क्या करते हैं? इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं। क्या करते हैं? इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं, अपने आप में हीन भावना रखने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो सफ़र करता है इस एंजाइटी से, तो एंजाइटी वाले पेशेंट्स में कैसे सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं? जैसे सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जैसे सिम्टम्स क्या होंगे इसमें देखने को मिलते हैं? सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक क्या होगी? एक्टिविटी सीन होंगी, ठीक है। अनईजीनेस होगी, घबराहट होगी, टैकीकार्डिया होगा, स्वेटिंग होगा और ट्रेमर्स आएंगे, ट्रेमरिंग होगी। पेशेंट क्या करेगा? कांपता रहेगा इस कंडीशन में, ठीक है। ये क्या होती है? एंजाइटी होती है। अब देखो एंजाइटी का मेन रीजन क्या है? एक तो क्या है? अपनी सोसाइटी या सोशल लाइफ, सोशल लाइफ। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक मेन इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसमें होगा जो एंजाइटी कोज करेगा? गाबा। कौन सा होगा? गाबा। अब एक चीज ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स कि गाबा ऐसा क्या करता है कि हमें एंजाइटी हो जाती है। अब सभी को पता होगा गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है? गामा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड। गामा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड। अब देखना डियर स्टूडेंट्स कि ये जो गाबा है ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। देखो इनहिबिटरी का मतलब क्या है? रोकना। क्या मतलब है इसका?
रोकना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? रोकना। तो इस कंडीशन में होगा क्या? अब ये क्या कर रहा है? हमारी एक्टिविटी को रोक देगा। ये किसको रोकेगा? बॉडी एक्टिविटी को क्या रखता है? ये कम करके रखता है, बॉडी की एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोते हो तो पूरे क्या हो जाते हो? रिलैक्स हो जाते हो। पूरे क्या हो जाते हो? रिलैक्स हो जाते हो उस टाइम पे। तो क्या होता है उस टाइम पे? जो गाबा है उसका लेवल क्या हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है। उस कंडीशन, सॉरी कम नहीं, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। अब ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल कि आप सोते हो, आप लोग, ठीक है, स्लीप के टाइम पे बॉडी क्या करती है? रिलैक्स करती है। बॉडी क्या करती है? पूरी रिलैक्स करती है। अब आप लोगों को मैंने बोला कि गाबा कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी है। अगर गाबा ज्यादा होगा तो और भी ज्यादा क्या करेगा? एक्टिविटी को कम करेगा। जितना ज्यादा होगा उतना ही इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा ये। तो उस कंडीशन में क्या होगा? गाबा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा मैं बोलूं आप लोगों को, अगर पेशेंट को एंजाइटी है, पेशेंट को क्या हुई? एंजाइटी है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब इसमें क्या है? बॉडी की एबनॉर्मल मूवमेंट होंगी। बॉडी की एबनॉर्मल क्या हो जाती है? मूवमेंट। वो क्या होंगी? बॉडी की एबनॉर्मल मूवमेंट क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। अब मूवमेंट इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रहा है? अब मूवमेंट इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी का जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था उसका लेवल क्या हो गया है? कम हो चुका है। क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो कहीं पे भी आप लोगों को एंजाइटी देखने को मिले तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें कौन सा लेवल कम हो जाता है? गाबा का लेवल कम हो जाता है। अब गाबा क्या है? कम है। अब ये एक्टिविटी को क्या करेगा? कम कंट्रोल करता है। क्या करेगा? ये कम कंट्रोल करेगा। उसको क्या बोला जाता है? एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या बोला जाता है उसको? एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। पहले इंडिकेशन देखते हैं कि कहां कहां ये यूज की जाएंगी। सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंडिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? इसकी इंडिकेशन। तो एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इंडिकेशन के टाइम पे, कि हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं स्लीप डिसऑर्डर। पहले हम लोग लिख लेते हैं स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर। इस कंडीशन में होता क्या है? देखो, स्लीप डिसऑर्डर कितने तरीके के हो सकते हैं? होते बहुत तरीके के ही, लेकिन जो दो हम मेन मानते हैं वो होता है डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव स्लीप, डज। डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव स्लीप। डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव स्लीप। दूसरा हम लोग बात करते हैं डिम्स। DIMS, डिम्स। डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएटिंग and maintenance of sleep. Maintenance of sleep। देखो, अब क्या है, हमने कौन सी मेडिकेशंस का यूज करना है? अब एंटी एंजाइटिक मेडिकेशंस के हम इंडिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एंटी एंजाइटिक ड्रग्स। देखना डियर स्टूडेंट्स कि होगा क्या। डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव स्लीप। अब इसमें देखो,
क्या है ये एक्सेसिव स्लीप, मतलब पेशेंट पहले ही क्या कर रहा है, हाइपर सोमनिया की कंडीशन से सफर कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइपरसोमनिया, बहुत ज्यादा नींद आना। क्या होना, बहुत ज्यादा नींद आना, बहुत ज्यादा नींद आना। अब पेशेंट को ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, पेशेंट को एंजाइटी, आप लोग फिर से क्या कर रहे हैं, एंटी एंजाइटिक ड्रग दोगे। ये क्या कोज करती हैं, एंटी एंजाइटिक, इनको बोल सकते हो आप लोग सेडेटिव्स की तरह काम करती हैं। ये कैसी होती हैं, सेडेटिव्स, पेशेंट को और सुला देगी, ये पेशेंट की नींद और क्या कर देगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी। तो इन कंडीशन में क्या करना है, नो यूज ऑफ एंटी एंजाइटिक ड्रग, नो यूज ऑफ एंटी एंजाइटिक ड्रग्स, नो यूज ऑफ एंटी एंजाइटिक ड्रग्स। अब देखते हैं हम लोग दूसरी चीज, डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जो है एंजाइटी से सफर करता है, या जो क्लाइंट है हमारा वो सफर कर रहा है, वो अपनी नींद को ढंग से इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। पेशेंट हर रोज सोचता है कि मुझे रात को 10 बजे सोना है, वो लेटता हुआ करवटें बदलता रहता है, रात को 1 बज जाते हैं उसको। क्या हो जाता है उसको, रात को 1 बज जाता है। अब सो भी गया वो, मान लो क्या हुआ, 1 बजे क्या हुआ, सो गया, वो सो गया। अब उसको मेंटेन नहीं कर पाता है वो, 1 बजे सोया, फिर उसकी 2 बजे क्या हो जाएगा, फिर उठ जाएगा वो, फिर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा वो, फिर 2:30 बजे फिर सो जाता है, फिर 3 बजे उठ जाएगा। मतलब कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है सोने का, क्या है, कोई भी फिक्स पैटर्न उस पर्टिकुलर पेशेंट का नहीं है सोने का। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिम्स, डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एंटी एंजाइटिक यूज कर सकते हो, यूज ऑफ एंटी एंजाइटिक ड्रग्स। ठीक है, ये क्या हो सकती है, आप लोग इसमें यूज कर सकते हो। तो पहला क्या हुआ, स्लीप डिसऑर्डर में पहला क्या हुआ, स्लीप डिसऑर्डर में इनसोमनिया के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको यूज करोगे, इनसोमनिया के लिए यूज करोगे। डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप के लिए आप लोग क्या करते हो, उसको यूज करते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो यूज इन हाइपरसोमनिया, नो यूज इन हाइपरसोमनिया, नो यूज इन हाइपरसोमनिया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों को। दूसरा हम लोग लिखते हैं एंजाइटी, दूसरा हम लोग लिखते हैं एंजाइटी। 2 तरीके की एंजाइटी होती हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, किसी की डेथ हो गई और उससे उसको क्या हो गया, उस टाइम पे गुस्से में आकर के, या किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, किसी की डेथ हुई या किसी के साथ क्या हो गया, झगड़ा हो गया, या कोई एब्यूजिव वॉर हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। ठीक है, उसमें क्या आता है, गुस्से में आकर के क्या हो जाता है, वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है ऑन द स्पॉट। क्या होता है, इंस्टेंट एंजाइटी, एकदम से क्या हो जाना, एंजाइटी हो जाना। दूसरा होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी, मतलब एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने बॉस के प्रेशर में क्या होता है, अपने बॉस के प्रेशर में क्या करता है, वो एक्स्ट्रा आवर्स की ड्यूटी करता है। वो एक्स्ट्रा आवर्स की क्या कर रहा है, वो अपने बॉस के प्रेशर में आके ड्यूटी करता है। अब क्या होगा, ये प्रेशर वो घर आता है लेट, घर पे क्या होगा, अपने घर पे आता है, उसकी वाइफ क्या करती है, उस पर डाउट, उसकी वाइफ क्या करेगी, उस पर डाउट कि क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनका क्या चल रहा है बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि बाहर इनका किसी लड़की के साथ क्या चल रहा है, कोई अफेयर चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो
अब क्या हुआ, देखो जो ये पर्सन था पर्टिकुलर अपने बॉस के प्रेशर में आके पहले क्या हुआ, उसको एंजाइटी डेवलप हुई, ऊपर से घर में आने के बाद भी वाइफ ने क्या किया है, उस पर डाउट किया है, वाइफ ने क्या किया, डाउट किया, तो क्या हो जाएगा, ये अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में क्या हो जाएंगे, डे टू डे लाइफस्टाइल जो होगी तो उसकी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। और अब ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ये जो उस पर्सन को एंजाइटी हो रही थी वो किस में चेंज हो जाएगी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में। अगर घर से लेट गया तो बॉस क्या बोलेगा कि एक्स्ट्रा आवर्स करो, अगर ये यहाँ पर जल्दी पहुंचा फिर घर पे वाइफ क्या करेगी कि आप इतना लेट क्यों आते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हुई। इस जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को, इस एंजाइटी को जनरलाइज होने में कितना टाइम लगता है, 6 मंथ, 6 महीने लगते हैं। मतलब एक एंजाइटी थी नॉर्मली, वो 6 महीने बाद कैसी एंजाइटी हो जाती है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग डे टू डे लाइफस्टाइल में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, एक टाइम के बाद क्या होती है, वो एंजाइटी क्या करती है, अपने पीक पर पहुंच जाती है, उसको क्या बोला जाता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पहले क्या हुआ, स्लीप डिसऑर्डर में हम लोगों ने इसको यूज किया। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर में किस में इसको यूज नहीं किया, हाइपरसोमनिया में इसको कोई भी यूज नहीं किया गया। उसके बाद हम लोगों ने कहा इसका यूज किया है, एंजाइटी में, जीएडी और पीएडी में। अब आता है स्ट्रेस डिसऑर्डर। पहला क्या हुआ, स्लीप डिसऑर्डर, दूसरा हुआ एंजाइटी, और तीसरा क्या होता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर। स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर में कौन सा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई पीटीएसडी का कोई पेशेंट क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आता है। क्या होता है, कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। ठीक है, पेशेंट क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आएगा। तो क्या होता है, जैसे ही पेशेंट सोता है, जब पेशेंट क्या करता है, सो रहा होता है, जिस टाइम पे उस पेशेंट को अपने पास्ट के क्या आते हैं, ड्रीम आते हैं। पास्ट से क्या आते हैं, ड्रीम। क्यों, उसी के बारे में वो क्या करता रहता है, बार बार सोचता रहता है। जैसे कि उस लड़के को क्या हुआ था, उसके घर में आग लगी थी। क्या लग गई थी, आग। और उस आग में उसके पेरेंट्स क्या हो गए थे, जलकर मर गए थे। उसके पेरेंट्स क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, मतलब एक्सपायर हो गए थे उस कंडीशन में। अब जब भी कहीं पर उसको आग लगी हुई दिखती है तो बार बार उसके सामने कौन सा सिनेरियो याद आ जाता है उसको, कि मेरे घर में भी ऐसे ही एक बार आग लगी थी जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स की क्या हो गई थी, डेथ हुई थी। उस कंडीशन में या क्या होता है, बार बार पेशेंट क्या होगा, एकदम से झटके से क्या होता है, अपने बेड से उठेगा और बहुत जोर जोर से क्या कर सकता है, वो पेशेंट क्राई कर सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उसको बोल सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को दूं, ये अगर एग्जाम्पल आप लोगों को ना समझ में आए तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हुई, उसके कुछ दिनों के बाद उसने फिर से किसी की डेथ को देख लिया, किसी पर्सन को देख लिया जिसकी अभी अभी डेथ हुई है, फिर से वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स की डेथ को याद करेगा और बार बार उन चीज़ों को देख के क्या करता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के क्या करेगा, वो रोना स्टार्ट करेगा। क्या होता है वो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसमें भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर के लिए भी इनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर के लिए भी इनको क्या कर सकते हैं, यूज़। और इसको हम लोग, आप लोगों को दिख रहा होगा ये, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आता है 6th वन, हमने कहाँ यूज़ किया, स्लीप डिसऑर्डर में, इंसोम्निया, डिम्स डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। नेक्स्ट हम लोगों ने किस में यूज़ नहीं किया, हाइपरसोम्निया में इसको यूज़ नहीं
क्या है, एंजाइटी में, स्ट्रेस डिसऑर्डर में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर में यूज किया है। नेक्स्ट आता है फोबिया। नेक्स्ट आता है फोबिया। किसी पर्सन को फोबिया हो जाए, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसी को फोबिया हुआ, नेक्स्ट आप लोग कहाँ पे यूज कर सकते हो उसको, नेक्स्ट आप लोग कहाँ यूज कर सकते हो, डिप्रेशन। कहाँ पे यूज कर सकते हो, डिप्रेशन वाले पेशेंट में क्या कर सकते हो, जो आप लोगों ने सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दिए थे, जो आप लोग कहाँ पर दे रहे थे, मॉर्निंग पे दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, स्लीप को डिस्टर्ब कर देते थे, इसलिए स्लीप को अगर रात को दोगे तो स्लीप डिस्टर्ब करते थे। ठीक है, अब इसको SSRI प्लस आप लोग एंटी एंजाइटिक क्या कर सकते हो, मेडिकेशंस दे सकते हो। एंटी एंजाइटिक मेडिकेशंस क्या कर सकते हो, दे सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, अब आप लोग इन SSRI को नाइट टाइम पे भी क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, रात को क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि डिप्रेशन में ये एंटी एंजाइटिक ड्रग्स इन SSRI को मेटाबॉलिज्म में कम कर देती है, मतलब सॉरी, मेटाबॉलिज्म क्या कर देती है, इनका कम कर देती है SSRI का। तो हमें क्या है, बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है कि SSRI भी अपना पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंजाइटिक ड्रग्स। पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, classification of anti-anxietic drugs. Classification of anti-anxietic drugs. Classification of anti-anxietic drugs. Classification of anti-anxietic drugs. इसमें कितनी आती हैं, 2 आती हैं। पहला क्या होगा एंटी एंजाइटिक ड्रग्स में, सबसे पहला आप लोग लिखो बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स। और दूसरा लिखो बेंजोडाइजेपिन्स। दूसरा क्या होगा, बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, अब देखते हैं इनमें कौन कौन से नाम आते हैं। पहला, बेंजोडाइजेपिन्स में सबसे पहला जो नाम आएगा, फेनोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन। दूसरा आता है थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटोथल भी आ सकता है, थायोपेंटोथल भी, या थायोपेंटोनल भी बोल सकते हो। थायोपेंटोथल सोडियम। नेक्स्ट वन आती है इसमें मेडिकेशन, एम्बोबार्बिटोन। एम्बोबार्बिटोन, ये 3 मेडिसिन इसमें आती हैं। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स आपने सबने सुना होगा। बेंजोडाइजेपिन्स क्या है, आप लोगों ने सबने सुना होगा। अब ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स कि होता क्या है। ये जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, इनके जो सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन आती है, वो आती है डायजेपाम। डायजेपाम। दूसरा आता है क्लोरडाइएजिपोक्साइड। क्लोरडाइएजिपोक्साइड। तीसरी जो आती है
लोराज़ेपाम L2 के नाम से आती थी ये मेडिकेशन, ठीक है। जो घर से, जैसे कोई क्या होता है, कोई कपल घर से भागता है, या फिर जो बहुत सारे क्या होते हैं पेरेंट्स को नींद की गोलियां दे करके जो घर से चोरी करके वगैरह खुद लोग भाग जाते हैं, कौन सी मेडिसिन खिलाते हैं घर में, लोराज़ेपाम, ठीक है। सबसे पहले क्या होती थी, यूज़ की जाती थी। बहुत सारे केसेस आए थे अपने इंडिया में जो क्या करते थे, इस लोराज़ेपाम को खाने के बाद अपने पेरेंट्स को क्या करते थे, खिला करके उनको नींद में गहरी नींद में सुला देते थे और घर से क्या करते थे, भाग जाते थे या फिर घर से चोरी कर लेते थे। डायज़ेपाम, क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड, लोराज़ेपाम। नेक्स्ट वन एल्प्राज़ोलम। नेक्स्ट वन इज एल्प्राज़ोलम। नेक्स्ट वन इज क्लोनाज़ेपाम। नेक्स्ट वन इज मिडाज़ोलम। नेक्स्ट वन इज एटिज़ोलम। ठीक है, ये मेडिसिन किस में आती है, बेंजोडाइज़ेपिन्स में आती है। अब हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइज़ेपिन्स में। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन क्लियर होगी। बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइज़ेपिन। बारबिचुरेट्स में 3 आते हैं, फिनोबार्बिटोन, थायोपेंटोथल सोडियम, और तीसरा आता है एम्बोबार्बिटोन, ठीक है। और बेंजोडाइज़ेपिन्स में सबसे पहला आता है डायज़ेपाम, क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, लिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं, लिब्रियम का इंजेक्शन आता है, ठीक है। लिब्रियम का इंजेक्शन आता है जो किसको दिया जाता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये दिया जाता है एल्कोहलिक पेशेंट्स को। किसको दिया जाता है, एल्कोहलिक पेशेंट को। जब एल्कोहल के बाद जब एल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं उनको अगर छुड़वानी है तो कौन सी दी जाती है, क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड। और जो डाइसल्फिराम होती है वो उसके एल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। लोराज़ेपाम, एल्प्राज़ोलम, क्लोनाज़ेपाम, मिडाज़ोलम और एटिज़ोलम क्या करते हैं, हम लोग इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स कि होता क्या है, जो बारबिचुरेट्स हैं, अब ये कैसी मेडिसिन हैं, ये पुरानी ड्रग्स होती हैं। कौन सी हैं, जब बेंजोडाइज़ेपिन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तब हम लोग क्या यूज़ करते थे, बारबिचुरेट्स को यूज़ करते थे। लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, एडिक्टिवनेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोग एडिक्टिव हो गए थे इस चीज़ की वजह से। तो अब क्या करते हैं लोगों ने, अब बेंजोडाइज़ेपिन्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स क्या प्रेस्क्राइब करते हैं आज के टाइम पे, बेंजोडाइज़ेपिन्स। अगर ये बेंजोडाइज़ेपिन्स अगर ये कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या किया जाता है, बारबिचुरेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बारबिचुरेट्स को पढ़ते हैं। तो देखना डियर स्टूडेंट्स कि होता क्या है, सबसे पहले इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम लोग देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बना करके देखते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल कि हमने पेशेंट को एक मेडिसिन दी, ठीक है। पेशेंट को क्या किया, मेडिकेशन दी, और यहां पर गाबा क्लोराइड चैनल ओपन हुआ। गाबा क्लोराइड चैनल क्या हुआ, ओपन हुआ। देखो अब गाबा क्लोराइड चैनल ओपन हो गया है, मतलब गाबा का लेवल क्या करेगा, ये बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, ये गाबा का लेवल बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। ध्यान से देखना, गाबा का लेवल क्या करेगा, ये बढ़ाना स्टार्ट करेगा। अब यहां से पेशेंट को क्या कर दिया, गाबा क्लोराइड का क्या कर दिया, चैनल। गाबा क्लोराइड चैनल क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये ओपन हुआ, किसका लेवल बढ़ेगा, गाबा का लेवल ओपन इंक्रीज होगा। अब इसने क्या किया, ये जो चैनल ओपन हुआ था
इसने इसकी फ्रीक्वेंसी को ना बढ़ा करके इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया। इसकी ड्यूरेशन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी कोई सेल का एक इंटरनल पार्ट था, यहां पर गाबा का क्या था? कोई चैनल प्रेजेंट था। यहां पर कोई गाबा का क्या प्रेजेंट था? कोई चैनल प्रेजेंट था। यहां पर कोई गाबा का क्या प्रेजेंट था? चैनल प्रेजेंट था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? जब यहां पर क्या हुआ? क्लोराइड चैनल ओपन होता है तो गाबा का लेवल क्या होगा? यहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? इस कंडीशन में पेशेंट के पास गाबा का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और इसने चैनल को क्या कर दिया? बहुत देर के लिए ओपन कर दिया। चैनल की ओपनिंग ड्यूरेशन को क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब ये चैनल की ड्यूरेशन बढ़ी हुई है तो गाबा का लेवल कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। अगर इस कंडीशन को अगर हम लोग देखें, अगर गाबा का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है तो जो पेशेंट की जो स्लीप है, जो नींद है, वो भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट को आप लोग देखते हो तो इसमें ना एक कर्व बनता है, फ्लैट स्लीप डोज कर्व। फ्लैट स्लीप डोज कर्व। फ्लैट स्लीप डोज कर्व। जब आप लोग इस कर्व की बात करते हो तो ये बिल्कुल देखो, जब आप लोग इसकी बात करते हो, यहां से मेडिसिन ने क्या किया? स्लीप आई। क्लोराइड चैनल ओपन के होने के बाद पेशेंट क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली सोता हुआ जा रहा है। ये कैसा है? फ्लैट है। क्या है ये? फ्लैट है। और यहां से क्या हुआ है? स्लीप का डोज कर्व बना है। क्या बना है? ये कर्व बना है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया जाता है? फ्लैट स्लीप डोज कर्व। और अब इसने क्या किया? चैनल की ओपनिंग को बढ़ा दिया, ड्यूरेशन को बढ़ा दिया कि ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा क्लोराइड चैनल, जिसकी वजह से क्या होगा? वहां पर गाबा का लेवल बढ़ेगा और पेशेंट कैसा हो जाएगा? बिल्कुल रिलैक्स होगा और सोता रहेगा, ठीक है। ये तो क्या हुआ? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। क्या हुआ? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। अब हम लोग देखते हैं बारबिचुरेट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिनोबार्बिटोन। जो फिनोबार्बिटोन था, फर्स्ट बारबिचुरेट थी ये। फर्स्ट बारबिचुरेट कौन सी थी? ये ड्रग थी, फर्स्ट बारबिचुरेट थी, ठीक है। अब देखो, एंजाइटी क्या हो सकती है हमारी? नॉर्मल भी हो सकती है, डे टू सब हम लोग क्या करते हैं, कई बार दिन में भी बहुत बार हम, हर एक पर्सन क्या कर सकता है? एंजाइटी से सफ़र कर सकता है। कोई कितना भी रिच क्यों ना हो, पुअर क्यों ना हो, मिडिल क्लास फैमिली वाला क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ में एंजाइटी से जरूर सफ़र करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट बारबिचुरेट आया था 1864 में। कब आई थी मेडिकेशन? 1864 में। लेकिन अगर एंटी साइकोटिक मेडिकेशन में आप लोग देखते हो, एंटी डिप्रेसेंट में या एंटी मैनिक में, तो सबसे पहले कौन सी आई थी? लिथियम मेडिकेशन आई थी 1949 में, ठीक है। फिनोबार्बिटोन ये और कहाँ पर यूज की जाती है? फिनोबार्बिटोन इसको सीजर्स की एक्टिविटी में भी यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है? सीजर्स के लिए। कहाँ पर? चिल्ड्रन में। किस में यूज किया जाता है? चिल्ड्रन में यूज किया जाता है। दूसरा, किसी पर्सन को अगर जॉइंडिस है, अगर किसी पर्सन को जॉइंडिस है तो तब वहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे सीजर क्या होंगे? चिल्ड्रन में है, कोई भी सीजर हो चिल्ड्रन का, एक्सेप्ट एब्सेंट सीजर्स। एक्सेप्ट एब्सेंट सीजर्स। एक्सेप्ट एब्सेंट सीजर्स, कि हमें पता ही नहीं चलता बच्चे को सीजर्स भी आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो वहां पर और बाकी सीजर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, फिनोबार्बिटोन को सीजर्स में, चिल्ड्रन में यूज कर सकते हो, लेकिन एब्सेंट सीजर्स में आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते। जो अब यहाँ पे सीजर्स में क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ी हुई है, जर्की मूवमेंट आती है, झटकेदार गतिविधियाँ आएंगी बच्चे को, तब आप लोग क्या करते हो? उस बच्चे को रिलैक्स करने के लिए फिनोबार्बिटोन देते हो,
बच्चा क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और जॉइंटिस में आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग इस मेडिकेशन को देते हो तो ये क्या करता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को, इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। क्या करेगा, इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और क्या करवा देगा बॉडी से, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से क्या कर देगा, ये एक्सक्रीट आउट करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं थायोपेंटल सोडियम। आप लोग इसको क्या कर सकते हो, एज एन एनेस्थीसिया भी यूज कर सकते हो, ईसीटी में यूज कर सकते हो, कहां पर, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में यूज कर सकते हो, और एज मसल रिलैक्सेंट भी क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, दोनों को, एज मसल रिलैक्सेंट भी यूज कर सकते हो और एज एन एनेस्थीसिया भी आप लोग इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम लोग, ये हो गया हमारा, इसका इतना हो गया। अब इनके साइड इफेक्ट क्या आते हैं, साइड इफेक्ट। सबसे पहला क्या आएगा, नोजिया, वॉमिटिंग। थर्ड वन आता है टेनाइटिस, कानों में घंटी बजना, टेनाइटिस, बजिंग साउंड आना, ठीक है, रिंगिंग साउंड आना, टेनाइटिस। नोजिया, वॉमिटिंग, टेनाइटिस। नेक्स्ट वन एब्डोमिनल क्रैम्प। अब पेशेंट बहुत देर तक सोया है और उठा है, फिर उठने के बाद क्या हो जाता है, वो इरिटेशन, क्या हो जाती है, इरिटेशन, परेशान रहेगा, कंफ्यूजन, फिर क्या रहती है, कंफ्यूजन, उसके बाद डिसओरिएंटेशन, उसके बाद अपैथी हो सकती है, लॉस ऑफ इमोशंस। अपैथी का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इमोशंस, या कंसंट्रेशन भी, वो कंसर्न रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ और मेरे को क्या है, मैं इन मेडिसिन का यूज़ करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं लॉस हो जाएगा उसका कंसर्न, जो रिगार्डिंग हमारा जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, कंसर्न लॉस हो जाता है। ये किसके साइड इफेक्ट आते हैं, इन बारबिचुरेट्स के आते हैं। और एट लास्ट क्या हो सकता है, एडिक्टेड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इनके एडिक्शन आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे एडिक्शन हो जाए, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, बारबिचुरेट्स पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए, इसका आज तक कोई भी एंटीडोट नहीं है, नो एंटीडोट, इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखना, नो एंटीडोट। तो इसके लिए आप लोग क्या दे सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी गिवन in case of barbiturate poisoning, मैंने आप लोगों को बीटा ब्लॉकर्स भी पढ़ाए थे, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, बीटा ब्लॉकर्स पढ़ाए थे। मैंने आप लोगों को बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट बताना भूल गया था मैं आप लोगों को। उसका एंटीडोट क्या आता है, ग्लूकागोन साथ में एड्रेनलिन। आप ये क्या कर सकते हो, दोनों कोई भी दे सकते हो, लेकिन आजकल ग्लूकागोन का इतना यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया कोज कर देता है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या कर देता है, ये कोज कर देता है। ठीक है,
तो मैंने आप लोगों को बताया कि बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में आप लोग क्या दे सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। जितना ज़्यादा सोडियम जाएगा पेशेंट का क्या होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, देखो बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, CO2 का क्या होगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा लंग्स में से, वाटर का फॉर्मेशन होगा, प्लस साथ में क्या होगा, सोडियम है बॉडी में। सोडियम और वाटर क्या करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपेल आउट होंगे उतने ही ज़्यादा बार्बिचुरेट्स क्या हो सकते हैं, हमारी बॉडी से आउट हो सकता है, और इसकी पॉइजनिंग थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इसका नो एंटी, अभी तक कोई एंटीडोट तो इसका फिक्स नहीं है, लेकिन ग्लूकागोन और आप लोग क्या दे सकते हो, एड्रेनालिन दे सकते हो बीटा ब्लॉकर में, ठीक है। और बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में क्या दे सकते हो आप लोग, बाइकार्बोनेट। बट ये कोई इसका एंटीडोट नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव हो जो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर पेशेंट को सेव कर सकता है कुछ हद तक पॉइजनिंग किसकी, बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, बेंजोडाइजेपिन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स की, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं यार। एक छोटा सा डिफरेंस है बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट्स में। देखना डियर स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल कि ये हमारी एक हम स्लीप कर हम बनाते हैं कि पेशेंट को हमने क्या किया, बेंजोडाइजेपिन्स दिया, ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसने इफेक्ट दिखाया, फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट बढ़ा और फिर एकदम से क्या हुआ, इसका इफेक्ट कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर आपने इसको मेडिकेशन दी, ठीक है, फिर इसका डोज करो बढ़ा, फिर इसको नींद आई, फिर एकदम से कम हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर से आपने इसको मेडिसिन दी, फिर थोड़ी देर के लिए सोया, फिर बिल्कुल ही कम हो गया। देखो मतलब क्या है, आप लोगों ने इस पेशेंट को क्या दिया, जब आप लोगों ने बेंजोडाइजेपिन्स दिया, जब गाबा क्लोराइड चैनल ओपन हुआ, जब भी बार बार गाबा क्लोराइड चैनल ओपन हुआ, इसने इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को क्या किया, इंक्रीज किया, कि इसने इसके ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाया, इसने इसके ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाया। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एल्प्रेक्स की टैबलेट खाली में 2 घंटे सो गया जी, 3 घंटे सो गया, बस उससे फालतू हम लोग नहीं सोते हैं, या उससे ज़्यादा हम लोग नहीं सोते। तो उस कंडीशन में क्या है, गाबा क्लोराइड के जब चैनल ओपन होते हैं तो फ्रीक्वेंसी को क्या कर किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाती है, ना कि ड्यूरेशन। हमने बार्बिचुरेट्स में क्या किया था, ड्यूरेशन को ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। अब क्या थी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंक्रीज हुई, सॉरी ड्यूरेशन क्या हुई थी, ज़्यादा इंक्रीज हुई, तो पेशेंट ज़्यादा देर के लिए सोता था। अब पेशेंट में क्या किया गया है, उसके क्लोराइड चैनल को क्या किया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है, बार बार वो इंक्रीज की गई है। पहली बार आप लोगों ने मेडिसिन दी, पेशेंट को ज़्यादा देर तक सोएगा, दूसरी बार उसका इफेक्ट कम हो गया, थोड़ी देर के लिए सोएगा, फिर और मेडिसिन का इफेक्ट कम हो गया और कम देर के लिए सोएगा। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो हो गई, लेकिन स्लीप क्या है, फॉर लेस ड्यूरेशन, नींद क्या रहेगी, कम टाइम के लिए आएगी, ठीक है। मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 4 आवर्स, मैक्सिमम कितनी देर के लिए पेशेंट सो सकते हैं, 4 घंटे के लिए पेशेंट सो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया बेंजोडाइजेपिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इनकी मेडिसिन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, तो देखो क्या होता है। मेडिसिन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायज़ेपाम। डायज़ेपाम, एक और बात याद रखना यार, हम इन मेडिसिन को और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सीजर्स में यूज़ कर सकते हैं,
जो इनकी डिटेल होगी कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको यूज़ जहाँ पर सीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एपिलेप्सी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग इनका डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हम एंटी एंजाइटिक ड्रग्स जो हैं, मैंने देखो आप लोगों को लिखवाया था डायज़ेपाम, क्लोरडाइजिपोक्साइड, लोराजिपाम, मिडाजोलम, एल्प्राजोलम, क्लोनाजिपाम, मिडाजोलम, एल्प्राजोलम, क्लोनाजिपाम, and last one is एटिजोलम। ये मेडिकेशन हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। लेकिन लास्ट की जो ये 3 मेडिकेशन है, सॉरी ये जो 4 मेडिकेशन हैं लास्ट की, ये कौन सी मेडिकेशन होती है, रियल एंटी एंजाइटिक मेडिकेशन होती है। रियल एंटी एंजाइटिक मेडिकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यार, डायज़ेपाम आप लोग हर किसी पेशेंट को नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप लोग इसको सीजर्स में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि क्लोरडाइजिपोक्साइड है, हुआ क्या कि पेशेंट ने क्या किया था, अल्कोहल विड्रॉल किया था, क्या किया था, अल्कोहल विड्रॉल किया था, वहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे डिलीरियम ट्रेमेंस वगैरह आ रहे थे, वहाँ पे इसकी एक्टिविटी बढ़ी हुई, तब आप लोग क्लोरडाइजिपोक्साइड लिब्रियम इंजेक्शन देते हो। लोराजिपाम भी क्या है, इतना मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, मिडाजोलम को कहाँ पर यूज किया जाता है, देखो ना, ध्यान से सुनते जाना। जो मिडाजोलम का जो यूज होगा, आप लोगों ने देखा होगा, मिडाजोलम जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, वेंटिलेटर एसोसिएटेड एंजाइटी को क्या करने के लिए, रिलीव करने के लिए, टू रिलीव वेंटिलेटर एसोसिएटेड एंजाइटी, उसको रिलीव करने के लिए आप लोग क्या दोगे, मिडाजोलम दे सकते हो। एल्प्राजोलम, एल्प्राजोलम क्या किस लिए दे सकते हो, इफ पेशेंट इज अनेबल टू स्लीप आफ्टर एनी एनेस्थेटिक इफेक्ट, एनी एनेस्थेटिक इफेक्ट, और वेंटिलेटर एसोसिएटेड एंजाइटी में मिडाजोलम कितना दे सकते हो, 1 to 2 ml ईच टाइम। जब भी आप लोग उसको देते हो तो 1 से 2 ml आप लोग क्या कर सकते हो, उसको मिडाजोलम दे सकते हो। ठीक है, अगर किसी का एनेस्थेटिक इफेक्ट है, उसके बाद अगर पेशेंट सो नहीं पा रहा है, तो आप लोग कौन सी मेडिकेशन दे सकते हो, अल्प्राजोलम भी दे सकते हो, क्लोनाजिपाम भी दे सकते हो, और एटिजोलम भी दे सकते हो। ठीक है, ये तो क्या हो गया आप लोगों के रियल एंटी एंजाइटिक मेडिकेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। डायज़ेपाम को हम इतना मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करेंगे, आप लोग इसको किस में यूज कर सकते हो, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में इसको यूज कर सकते हो, और GTCS जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में इसको यूज कर सकते हो। अडल्ट पेशेंट में और चिल्ड्रन में यूज कर सकते हो डायज़ेपाम को। ठीक है, अडल्ट पेशेंट में और चिल्ड्रन में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम लोग इन तीनों को कहाँ पर पढ़ेंगे, इनको भी, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स को भी, और इन तीनों को भी। इन तीनों को, वहाँ पे भी तीन ड्रग्स थी एंटी कन्वर्जेंट्स, कौन कौन सी ड्रग्स थी, सोडियम वेलप्रोएट, लैमोट्रिजिन, और सोडियम वेलप्रोएट थी, और सोडियम वेलप्रोएट थी। दूसरी कौन सी मेडिकेशन थी वहाँ पर, कार्बामाजिपाइन थी। ठीक है, और एक और मेडिकेशन थी, अभी मैंने बोला उसको, डायज़ेपाम, क्लोरडाइजिपोक्साइड और लोराजिपाम। ये 3 मेडिकेशन और है जिसका हम लोगों ने कहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर, लेकिन इसका हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, सोडियम वेलप्रोएट, सोडियम वेलप्रोएट एंटी कन्वर्जेंस की बात करता हूँ, सोडियम वेलप्रोएट हो गया। ठीक है, दूसरी मेडिकेशन कार्बामाजिपाइन हुई, और तीसरी मेडिकेशन कौन सी आती है हमारी वहां पर, एक मिनट रुको, एंटी कन्वर्जेंस में हम 3 मेडिकेशन पढ़ते हैं, सोडियम वेलप्रोएट, कार्बामाजिपाइन पढ़ते हैं, और एक मेडिकेशन में फिर से आप लोगों को रिकवर करके बताता हूँ। और यहाँ पर 3 मेडिकेशन, डायज़ेपाम, क्लोरडाइजिपोक्साइड और लोराजिपाम, ये 3 मेडिकेशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। हाँ, उसमें लैमोट्रिजिन और आती है, उसमें कौन सी आती है, लैमोट्रिजिन। एंटी कन्वर्जेंस में लैमोट्रिजिन, सोडियम वेलप्रोएट, और तीसरी कौन सी आती है, कार्बामाजिपाइन। 3 तो ड्रग्स ये और 3 ये।
ठीक है, ये 6 को हम लोग क्या करेंगे जब हम एपिलेप्सी की मैनेजमेंट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कौन सी प्रेगनेंसी में यूज की जाएगी, वहां पर हम एक डिटेल से इसको पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसके यूज हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जेट लॉग फेज होता है, जेट लैग फेज होता है, जेट लैग फेज। अभी रिसेंटली अभी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसका एक प्लेयर है, फास्ट बॉलर है ईशांत शर्मा। क्या है? फास्ट बॉलर है ईशांत शर्मा। वो क्या है, अपनी टीम के तीनों फॉर्मेट वो नहीं खेलता, तीनों फॉर्मेट वो नहीं खेलता, वो सिर्फ कौन सा फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट फॉर्मेट वो खेलता है। हुआ क्या था, अब यहाँ से वो न्यूजीलैंड गया, यहाँ और न्यूजीलैंड के टाइमिंग में कितना डिफरेंस है, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स का यहाँ पर डिफरेंस। अगर हम यहाँ रात को चलते तो वहाँ रात को ही पहुँचते हैं, जबकि पहुँचना कैसे चाहिए था, सुबह पहुँचना चाहिए था, दिन में। तो क्या है, यहाँ पर अगर दिन है तो वहाँ पर क्या मिलता, हमें रात मिलेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, जब वो यहाँ से चला दिन में तो उसको क्या लगा वहाँ पर कि जा करके रात मिलेगी हमें, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसको वहाँ पर क्या मिला, दिन ही मिला, और जाते उसको क्या करनी पड़ी, प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो मतलब क्या हुआ, उसका स्लीप पैटर्न क्या हो गया, क्या हो गया, स्लीप पैटर्न बिगड़ गया। इसको बोला जाता है जेट लॉग फेज। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर जब जाते हैं तो उस टाइम पे जो वहाँ के जो टाइमिंग है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो जाता है, पर्सन का स्लीप पैटर्न क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जेट लैग फेज, जेट लैग फेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेट लैग फेज क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन ड्यू टू चेंज और डिफरेंस टाइमिंग ऑफ डिफरेंट टाइमिंग ऑफ कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब क्या है, दो महाद्वीप के अपना अलग अलग टाइमिंग है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां के जो सफर करते हैं, जो एरोप्लेन से जो बाय एयर जो सफर करते हैं, उनको क्या हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, मेडिकेशन आती हैं, जोलिप्लेम, जोलपीडेम, जोलिप्लेम, जोलपीडेम, और ये दो मेडिकेशंस आती हैं, ठीक है, जोलिप्लेम और जोलपीडेम। अगर आप लोग मार्केट में जाते हो तो ये जोल फ्रेश के नाम से आप लोगों को क्या मिल सकती है, मेडिसिन टैबलेट वहाँ पर मिल सकती है। जैसे ही मान लो कि आज मेरी सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, तो मुझे अर्ली 5 या 6 बजे मुझे क्या करना है, ये टैबलेट इनटेक कर लेनी। मतलब चलने से 2 से 3 घंटे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेडिसिन क्या करनी पड़ेगी, इनटेक करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। और अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि ड्रग ऑफ चॉइस बताओ जेट लैग फेज के लिए, जेट लैग फेज की ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाती है, जोलफ्रेश प्लस रेमेल्टियोन, जोलफ्रेश प्लस रेमेल्टियोन। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों में अब देखने को मिलती हैं। लोग अब अवेयर हो गए हैं इन पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन या प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कि हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, फटाफट क्या करते हैं, सबके पर्सनल डॉक्टर होते हैं कि घर का डॉक्टर सर ये तो डायरेक्टली क्या करते हैं, उससे पर्टिकुलरली वो क्या कर सकते हैं, मेडिसिन को ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जेट लैग फेज में हम लोग जोलिप्लेम, जोलपीडेम, ये दो मेडिसिन यूज करते हैं, जो किस नाम से आती हैं, जोलफ्रेश के नाम से। और आप लोगों ने बहुत बार हॉस्पिटल में भी इसको यूज करते हुए देखा होगा। आजकल इनको क्या करते हैं, हम नॉर्मली यूज भी करते हैं हॉस्पिटल में, जैसे पहले एल्प्राजोलम को यूज करते थे, अब एल्प्राजोलम क्या है, रेजिस्टेंस हो गया है। अब जब एल्प्राजोलम से रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं,
जोल्फ्रेस को सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ किसको करेंगे? जोल्फ्रेस को यूज़ करेंगे। और जेट लैग फेज में सबसे ज़्यादा ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाती है? जोल्फ्रेस को अकेले यूज़ ना करके क्या करना है, उसके साथ में रेमेल्टिन को भी यूज़ करना है। ठीक है, ये आप लोगों की क्या मेडिकेशन हो गई हैं, ये आप लोगों की मेडिकेशन हुई एंटी एंजाइटिक। नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोगों को क्या करना है? नर्सिंग मैनेजमेंट में बस पेशेंट का स्लीप पैटर्न देखना है कि उसको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात करते हैं कि बेंजोडाइजेपिन्स, इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट क्या होता है? इसका एंटीडोट होगा फ्लोमाजेनिल। ठीक है, फ्लोमाजेनिल। आप लोग इसको आईवी दे सकते हो या फिर ओरल फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया? आप लोगों की एंटी एंजाइटिक मेडिकेशन हो गई। नर्सिंग मैनेजमेंट का क्या काम है? मेनली वो सिर्फ क्या करती है? इसकी स्लीप पैटर्न को क्या करती है? चेक करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम लोग कौन सी मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे? तब हम स्टार्ट करते हैं डायबिटिक मेडिकेशन। ठीक है, डायबिटिक मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहना। जो प्रॉब्लम लगे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है।